Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था आरसीसी के बारे में। आरसीसी के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। जो आरसीसी होता है, आरसीसी को डिजाइन करने के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 456। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम थोड़ा बहुत 456 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्यों ये 456 क्यों आया। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग को हम डिजाइन करते हैं, उसके लोड के अनुसार तो हम एक कोड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456। इसमें पूरा डीप में दिया जाता है, अगर आपका यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है तो किस तरीके से डिजाइन करना है, अर्थक्वेक लोड लग रहा है तो किस तरीके से आपको डिजाइन करना होगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड एंड डिस्कस different assumptions of working stress design. What are the different method of RCC design? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी RGPV से लिए हुए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे RCC को डिजाइन करने के क्या क्या मेथड है, और जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड है इसको कब कब रिवीजन किया गया। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 19,000। ये कहना चाहता है जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसको 19,000 ईयर में बना लिया गया था। दिस मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय वेरियस नेशनल कोड IS 456 1953। इंडियन कोड वाज बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जैसे कि ये अपना कोड 19,000 में तो बन चुका था, लेकिन तब उसको मान्यता नहीं दी गई थी। इसको मान्यता 1953 में दे दी गई थी इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार, और उसे एक कोड दे दिया गया था 456। ये 456 अपना रेनफोर्समेंट का कोड होता है। और दिस मेथड वाज रिवाइज्ड इन 1957 एंड 1963। इसमें इसको हमने दो बार रिवीजन किया गया, 1957 में एंड 1964 में। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी थ्योरी ऑफ RCC। जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर वर्क करता है, क्योंकि उसमें अपनी इलास्टिसिटी होती है। ये टॉपिक आपने सोम में पढ़ा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। अब हम आगे की ओर चलते हैं इस क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं डिजाइन फिलॉसफी के बारे में। जैसे कि जो हमारा IS कोड है इसे 1953 में इसे मान्यता दे दी गई थी, लेकिन जो 1953 में इसे मान्यता देने के बाद इसे इसका रिवीजन किया गया। फर्स्ट रिवीजन इसका 1957 में आया। यहाँ 7 इसका लिखा नहीं है, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं। जैसे कि हमारा फर्स्ट रिवीजन है, जैसे कि हमारा फर्स्ट रिवीजन है 1957 वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसमें हम जब भी RCC को डिजाइन करते थे तो इसमें क्या होता था, इसमें उसकी स्टेबिलिटी भी हाई आती थी और कॉस्ट भी इसका हाई आता था। इस कारण से इंडियन स्टैंडर्ड कोड को इसका फिर से रिवीजन करना पड़ा। फिर हमारा रिवीजन हुआ था 1964 में। इस रिवीजन को उसने नाम दे दिया था अल्टीमेट थ्योरी मेथड। इसमें क्या हुआ कि इसमें जब भी हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते थे तो इसमें स्टेबिलिटी तो अपनी 100% आती थी कि इसके बाद वो फेल नहीं होगा, लेकिन अगर बाई चांस क्या होता था, अगर इस 100% से ज्यादा हो गया तो हमारा एक संभावना थी कि वो फेल हो सकता है। और इसमें क्या होता था, और इसकी कॉस्ट भी कम आती थी, लेकिन इस ये भी अपना इतना सिक्योर नहीं था। तो फिर से एक रिवीजन किया गया था 1978 में। इसे नाम दे दिया गया लिमिट स्टेट मेथड। इस मेथड के अनुसार अगर जब भी हम बीम या कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते थे तो उसमें कॉस्ट भी अपनी कम आती थी और स्टेबिलिटी भी अपनी हाई आती थी, जो हर एक पर्सन को चाहिए। जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड 456 एक डिजाइन RCC डिजाइन के लिए दिया गया है, उसी तरीके से RCC के यूज में जो अपना लोड लगता है, जैसे कि RCC में अपना लोड लग रहा है तो लोड का भी एक अपना खुद का एक IS कोड है 875। अब हम डीप में बात करेंगे कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है किस तरीके से इसमें डिजाइन किया जाता है। अब हम बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है और कैसे इसमें लोड लगता है, कैसे पता करते हैं कि कितना लोड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। इसमें हम देखेंगे
कि जब भी कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो कैसे पता करें कि उसमें कितना लोड लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। जैसे कि जो हमने बताया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, इसको जब भी अपन अप्लाई करते हैं मेथड को, तो इसमें कॉस्ट हाई होती है और स्टेबिलिटी भी हाई होती है, जिससे कि जो अपनी स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ भी अच्छा देता है। और मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊं, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम लोड के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, भले ही उस बिल्डिंग में कम लोड लग रहा हो। और ये मेथड इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड फॉर डिजाइन ऑफ आरसीसी है। द बेसिक डिजाइन फिलोसफी ऑफ दिस मेथड इज, इसकी फिलोसफी है द मटेरियल बिहेवियर्स इन ए लीनियर इलास्टिसिटी मैनर। ये क्या होता है, लीनियर इलास्टिसिटी पर निर्भर करता है। एंड एडिक्यूट सेफ्टी इज इंश्योर्ड बाय रेसिस्टिंग द स्ट्रेस इन द मटेरियल। ये जब भी ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक बेनिफिट ये है, जब भी अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर फेल होने की कंडीशन में आता है तो ये हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगता है, जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है फेल हो गया है, जिससे हम इसे फिर से रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग में जब लोड लग रहा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कैसे पता करते हैं कि हमारी बिल्डिंग में कितना लोड लग रहा है। इसका फॉर्मूला होता है FOS, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इजकल टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, की जो हमारी मटेरियल है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, और अलाउ स्ट्रेस इन मटेरियल, जो हमारा बिल्डिंग है मटेरियल उसमें कितना लोड कैरी कर पा रहा है या कितना लोड ले रहा है। ये यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिया होगा, इसमें 2000 न्यूटन पर mm लोड लगा है। ये अपना लोड जब भी आप 456 इंडियन स्टैंडर्ड कोड खोलोगे तो उसमें आपको दिया होगा कि अपना अर्थक्वेक लोड में कितना लगता है, ग्राउंड प्लस वन बीम, ग्राउंड प्लस वन के स्ट्रक्चर में कितना लोड लगता है, ये वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इसमें 2000 न्यूटन पर न्यूटन लोड लग रहा है, इसकी जो परमिशनल लोड है जो अपना 20 MPa है। जैसे कि अपन इसका एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू P इंटू रो। P इक्वल टू जो पॉइंट जो लोड लग रहा है, पॉइंट लोड 2000, एंड जो परमिसिबल स्ट्रेस है अपना वो है अपना 20। इससे अपन इसको डिवाइड कर देते हैं तो अपना एरिया निकल जाता है। इसमें हमें पता चल गया कि जो 100 mm² आया है, ये अपना क्या है, अपना लोड को कैरी कर सकता है, लेकिन हमने परमिशनल लोड कितना लिया था 20 MPa। इसलिए हमें पता चल गया जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है इसमें कम लोड लग रहा है, लेकिन ये लोड अपना इतना कैरी कर सकता है। इसमें क्या होगा, अगर हम इतना एरिया का अगर स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं तो इससे अपना कॉस्ट भी हाई हो जाएगा और इतने लोड की अपन को वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम पता करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर पर कितना लोड लग रहा है और कैसे लग रहा है। अब हम देखते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ULM। ये क्या होता है, एक तो इकोनॉमिकली होता है, जैसे कि हमारा पिछला स्ट्रक्चर मैंने देखा कि जो उसका एरिया ज्यादा आ रहा था वो लोड को कैरी कर सकता था 100 MPa, लेकिन हमने उसमें परमिशन लोड दिया था 20। इसी को देखते हुए हमने एक रिवीजन किया, उसे दे दिया गया अल्टीमेट लोड मेथड। बहुत लोग इस मेथड से रिवीजन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपना स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमिकली भी होता है एंड सेफ्टी में हम बोल सकते हैं कि जो अपना स्ट्रक्चर है 100% तो वो श्योर है कि वो फेल नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो कि 100 के ऊपर जाता है तो हो सकता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाए। उसी तरीके से ये भी यहाँ पर भी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसका एक मेथड है, उसमें भी हमने यहाँ पर 2000 न्यूटन का लोड दिया है और परमिसिबल यहाँ पर हमने कितना लिया है 100 MPa लिया है, वहां पर हमने लिया था 20A। क्योंकि हमने यहाँ पर इसे 100 MPa लिया है क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर इतने लोड को कैरी कर सकता है। इससे हम क्या करते हैं, इसका लोड निकालते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है उसमें कितना लोड लगेगा। तो P हो गया अपना लोड, तो 2000 और डिवाइड कर दिया अपने 100 से, इससे आ गया 20 mm²।
जिसमें बताया कि जो अपना स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे 100% जो लोड है 20 mm² ही लगेगा, लेकिन बाई चांस अगर इससे ज्यादा होता है तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। अब हम इसमें थ्योरी बेस भी देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये स्ट्रक्चर सेफ्टी को देखकर किया गया है, इसे कॉस्ट और स्टेबिलिटी दोनों कम होती हैं इसकी। इन दिस मेथड, जैसे कि इन दिस मेथड वी कैन से with 100% sure that if a structure perform will be ultimate load, the some structure take amount of will सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने वही बताया था आपको कि 100% तो वो श्योर है, लेकिन अगर इससे बात जाता है तो वो स्ट्रक्चर वहाँ श्योर नहीं रहता। एक अब हमने 2 रिवीजन तो देख लिए थे अपने, अब तीसरा रिवीजन हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें जब भी कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट भी कम लगे और हमारी स्टेबिलिटी है जो स्ट्रक्चर की अच्छी आए। इसलिए एक मेथड आया लिमिट स्टेट मेथड। इसमें ये दोनों चीजें पर ध्यान दिया गया था। इसमें भी वही किया कि इसमें 2000 न्यूटन का लोड लगा दिया गया। परमिसिबल लोड इसमें मान लिया कि 50 MPa लग रहा है, तो इससे उसको डिवाइड कर दिया गया, तो एक मीडियम अपना लोड आ गया कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा 40 mm²। इसमें हमारे स्ट्रक्चर कॉस्ट भी कम होती है और स्टेबिलिटी भी हाई होती है। इसलिए जब भी कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है तो उसकी विजन से किया जाता है कि उसका स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कि हम उस स्ट्रक्चर को किस लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अपनी बिल्डिंग में कई टाइप्स के लोड लगते हैं, जैसे डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, वाइंड लोड हो गया एंड अर्थ लोड हो गया। जैसे कि अर्थ लोड जो पृथ्वी से लोड लगता है अर्थक्वेक रेसिस्टेंट के कारण, उसे अर्थ लोड कहते हैं। वाइंड लोड जो हवा के कारण हॉरिजेंटल लोड लगता है उसे वाइंड लोड कहते हैं। लाइव लोड उसका सेल्फ वेट होता है, नहीं सॉरी, लाइव लोड होता है जो एक्चुअल उसमें जो उससे निकलते जाते हैं उसे लाइव लोड बोला जाता है। डेड लोड उसका सेल्फ वेट होता है। इसी तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसी तरीके से उनको लिखना होगा। कल की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट क्या है, डबली रेनफोर्समेंट क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, like, share and subscribe this channel.